बच्चों कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का पहली बार स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास 12 बोर्ड बूस्टर के बैच 2.0 में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और थोड़ी सी टेंशन में भी होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं और टाइम रह गया है बहुत ज्यादा कम, सिलेबस बहुत ज्यादा है, रिविजन का टाइम बहुत कम, राइट। तो सब कुछ ही बेटा आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है कि सिलेबस बहुत है लेकिन टाइम बहुत कम है, ठीक है। टेंशन बहुत ज्यादा है लेकिन रिवीजन बहुत कम है। तो ये बैच बच्चे आप लोगों को हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से आप लोग अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं इन शॉर्ट और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड में नंबर ला सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, बिकॉज दिस बैच इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं, द नेम ऑफ द बैच इज 2.0, राइट। ये आप लोगों का बोर्ड बूस्टर 2.0 है। अब 2.0 का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर हमारी स्पीड और थोड़ी तेज होने वाली है, राइट। बोर्ड बूस्टर 1 में जो हमने पढ़ा, अब हमारी स्पीड बोर्ड बूस्टर 2 में उससे भी थोड़ी सी तेज होने वाली है। अब बोर्ड बूस्टर 2 बच्चे यानी आप लोग प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हैं? बोर्ड्स के लिए। आप लोगों को नंबर कहां बूस्ट करने हैं? बोर्ड में बूस्ट करने हैं, राइट। तो बोर्ड में नंबर बूस्ट करने के लिए बच्चे सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, राइट। हम लोग क्या करें? हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अब आप लोग, हम ये मान के चलेंगे बच्चे इस बैच के अंदर कि आप लोगों ने चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लिया होगा बेटा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 18th जनवरी, ठीक है। आज 18 जन हो चुका है और 22 फेब को बच्चे आप लोगों का एग्जाम है। तो आप लोगों के पास देखा जाए तो टेक्निकली सिर्फ 1 महीना रह गया है। और अगर बच्चे आप लोगों ने अभी तक अपने सिलेबस को ओपन अप नहीं किया है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी किताबों को नहीं खोला है बच्चे, तो नाउ इट इज टाइम। अब ये आखिरी मौका है, बिकॉज 1 महीने की तैयारी तो एवरीबडी नीड्स टू डू समथिंग। अब यहां पर बच्चे आप लोगों को भी क्या चाहिए? आप लोगों को भी कम से कम 1 मंथ की तैयारी तो चाहिए आपके पेपर्स को पढ़ने के लिए और अपने काम को ठीक से करने के लिए, आंसर्स अच्छे से लिखने के लिए। तो बच्चे मैं आप लोगों के साथ कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स जो अप्रोक्सीमेटली 12 या 14 लेक्चर्स होने वाले हैं, इन सारे लेक्चर्स के थ्रू बच्चे हम लोग क्या करेंगे? बिफोर योर बोर्ड्स हम लोग कोशिश करेंगे आपका सारा सिलेबस ऑब्वियसली कंप्लीट करके आपको ऐसा तैयार करने का कि अगली बार जब आप लोग बोर्ड्स देने जाएंगे तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बच्चे एक रिक्विजिट मानकर चलूंगी कि आप लोग ये चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, पोम्स पढ़ के आ चुके हैं, और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, उन पर सवाल करने वाले हैं, आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी मोर क्वेश्चंस एंड लेस थ्योरी, राइट। होगी थ्योरी, मैं थ्योरी मना नहीं कर रही, लेकिन इट विल बी लेस थ्योरी एंड मोर क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग करेंगे प्रोबेबली सारे चैप्टर्स की जिस्ट, ठीक है। जिस्ट का मतलब होता है बच्चे कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा कि इस चैप्टर के बीच में क्या है, और जहां जहां पे भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर में जो पूछे जा सकते हैं, वो सब यहां पर बच्चे आप लोगों के लिए हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता देना चाहती हूं कि क्वेश्चंस की सोर्स क्या है, बिकॉज आप लोगों का एक सवाल है कि मैम व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो बच्चे यहां पर आप लोगों को मैं सोर्स अगर बता दूं तो सोर्स बच्चे हमारा 2018 से लेकर 2023 तक का जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है, जितना भी आप लोगों का स्टडी मटेरियल है, उसी में से बच्चे आप लोगों के लिए सारा कंटेंट लिया गया है। यानी आप लोगों को इस सेशन के अंदर बहुत सारे PYQs और बहुत सारे रीसेंट क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस अब आजकल पेपर में आने लगे हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस बच्चे इसके अंदर दिए गए हैं, राइट। तो आप लोगों का सोर्स रहेगा बच्चे 2018 से लेकर 2023 के क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, PYQs, रीसेंट क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप लोगों का ओवरऑल जो पेपर पैटर्न आता है बच्चे वो कैसा होता है, राइट। एंड हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है इन क्लासेस में, सिंस आपके पास टाइम कम, पढ़ने वाली चीजें ज्यादा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो बिल्कुल बकअप हो जाइए, बिल्कुल रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए, बिकॉज पहले मैं आप लोगों को थोड़ा चैप्टर का शॉर्ट बताऊंगी और उसके बाद आपके क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलूंगी, राइट। तो आइए बच्चों देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की बच्चे एक पोएट्री हमारी आज की क्लास में कवर होगी, और लॉ स्प्रिंग नाम का बच्चे एक प्रोज, एक चैप्टर हम लोग हमारी आज की क्लास में कवर करेंगे। मैं आप लोगों के लिए बच्चे इसके अंदर कुछ कंटेंट ऐसा होगा जैसे आप लोगों के कैरेक्टर स्केचेस, ठीक है। जैसे अगर आपका मान लो कि कोई चैप्टर में किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच है,
कोशिश रहेगी उसे मैं क्वेश्चंस में कवर अप करा दूं, लेकिन अगर हमारे पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो बच्चे ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट छोड़ दूंगी, मतलब मैं आप लोगों के लिए उसको यहाँ पर विल बी लेफ्ट इन दी पीडीएफ ओनली, यू विल फाइंड इट इन द नोट्स इटसेल्फ, आप लोग चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो ना। दीज आर दोज थिंग्स जो हम लोग क्लास में टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से शायद कवर ना कर पाए, तो उस चीजों को आप लोग पीपीटी में से अपनी जो पीडीएफ मिलती है क्लास नोट्स की उसमें से रेफर कर सकते हैं, राइट। नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अब हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, हम लोगों ने सबसे पहली पोम करनी है थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस पोम के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ। तो बच्चे जॉन कीट्स ने ये पोम लिखी थी जिसका नाम था बच्चे एंडीमियन, ठीक है। ये एंडीमियन नाम की इन्होंने एक बड़ी सी पोम लिखी थी, और इस बड़ी सी पोम के अंदर दो कैरेक्टर्स थे, बेसिकली एक शेफर्ड और एक मून गॉडेस जिसका नाम था सिंथिया। तो सिंथिया के प्यार में या सिंथिया की ब्यूटी के ऊपर ये पोम लिखी गई थी, और उसका एक स्टार्टिंग का पार्ट जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे सिलेबस में आया है। अब इस पोम के अंदर हमारे जो पोएट हैं वो बेसिकली इस चीज की बात करते हैं कि everything that you see around yourself, basically the aesthetic nature, यहाँ पर वो लोग बात करते हैं उस एस्थेटिक नेचर की, और वो ये कहते हैं कि जो भी चीजें तुम्हें तुम्हारे आसपास दिखती हैं वो सब क्या है, वो सब तुम्हारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्यूटी, इज इट थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड उसकी जो इंजॉयमेंट है, उसको देखकर जो एक खुशी मिलती है, उसकी जो लवलीनेस मिलती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती, रादर वो इंक्रीज करती जाती है विद टाइम। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, ठीक है। वो कभी भी आपकी आंखों से ऐसे वॉइड नहीं हो जाएगी, वो कभी भी आपकी आंखों से इस तरीके से गायब नहीं हो जाएगी। इट विल ऑलवेज बी देयर इन योर माइंड, कहीं ना कहीं यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड यू आर गोइंग टू फील हैप्पी आफ्टर सीइंग दैट। आपको उस थिंग ऑफ ब्यूटी को देखकर हमेशा अच्छा ही लगेगा, यू आर नेवर गोइंग टू फील बैड अबाउट इट। फिर वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे सर के ऊपर एक शेड जैसी है, ठीक है। इट कीप्स अ बावर क्वाइट फॉर अस, तो वो कहते हैं कि क्वाइट बावर फॉर अस। तो इसे थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे सर पे एक शेड जैसी है जो हमारे मूड को अच्छा रखती है, हमें बुरी चीजों से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो इंसान टेंशन फ्री होता है उसकी ब्रीदिंग भी ठीक होती है, बिकॉज उसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नहीं होती, उससे स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, शॉर्ट ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी ब्रीदिंग भी हेल्दी होती है, उनकी नींद भी अच्छी होती है, उन्हें सपने भी अच्छे आते हैं। तो उसी चीज की बात यहाँ पर पोएट करते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो आपके माइंड को इतना काम डाउन कर देती है, आपके माइंड को इतना सूद कर देती है कि आपको उसके बाद अपने आसपास की दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग हर दिन थिंग ऑफ ब्यूटी से, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स से अपने अर्थ के कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कैसे? बिकॉज जो फ्लावर्स है बच्चे वो एक सिंबल है जिसको हम लोग यूज करते हैं, किस चीज के लिए? जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने आप को अर्थ से बाइंड करने के लिए। बिकॉज धरती ने हमें फ्लावर दिए, हमने फ्लावर को यूज करा, तो बीच में मीडियम कौन बना? फ्लावर बने। तो धरती हम तक कैसे पहुंची? धरती ने हमारी हेल्प कैसे करी? फ्लावर्स के फॉर्म में करी। तो इससे ये भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है कि हम लोगों ने फ्लावर्स का यूज किया अपने एक रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए विद दी एनवायरमेंट। फिर बताते हैं कि दिन हमारी जिंदगी में जैसे अच्छी चीजें होती हैं वैसे हमारी जिंदगी में बुरी चीजें भी होती हैं। कभी सॉरो होता है, कभी इल हेल्थ होता है, कभी डिजेक्शन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। हम हमारे आसपास नोबल नेचर्स के लोग, अच्छे लोग जो हैं वो कभी कभी कुछ गलत कर जाते हैं, ठीक है। हमने हिपोक्रेसी देखी है, हम हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह को देखते हैं, तो कभी कभी हमारा मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जब हमको लगता है कि यार एवरीथिंग हैज बिकम डार्क फॉर अस। तो भगवान ने उन दिनों के लिए भी कुछ ना कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर दोज डेज एज वेल, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं सन का, मून का, ठीक है, ट्रीज का, यंग हो या ओल्ड। ये सब क्या करते हैं बच्चे? ये सब आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्यों? बिकॉज जब आपको जिंदगी लगती है डायरेक्शन लेस, तो आप लोगों को सन और मून जो नेचुरल डायरेक्शन गिवर्स हैं वो आपको डायरेक्शन देते हैं। बिल्कुल इन द सेम वे जैसे आपकी क्वाइट ब्रीदिंग, हेल्दी लाइफ, शेड, प्रोटेक्शन कौन देता है? आपको ट्रीज देती हैं, भले वो ओल्ड हो या यंग हो, हर ट्री आपको ऑक्सीजन देती है और हर ट्री आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करती है। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक बार यहां तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो आगे की समरी बताऊंगी। तो बच्चे जो पोएट है जॉन कीट्स says that beautiful things will never become nothing as they will continue to hold us in their spell and soothe our soul। वो कहते हैं कि देखो कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी, वो कोई भी नेचुरल चीज भी हो सकती है, वो कभी भी नथिंग में नहीं जाएगी, वो कभी भी जीरो नहीं होगी आपके लिए। वो हमेशा आपके ऊपर एक स्पेल बनाकर रखेगी, एक अच्छा मूड बनाकर रखेगी, और जब भी आप उस चीज को देखोगे आपका मूड हमेशा उस चीज को देखकर अच्छा ही होगा।
एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज लाइक अ बैंड, वो कहते हैं कोई भी सुंदर चीज एक बैंड जैसा है, बेसिकली एक कनेक्शन जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर्स जो हमें अर्थ से बाइंड करते हैं, बेसिकली हमें हमारे गिवर से बाइंड करते हैं, क्योंकि धरती ही हमें सब कुछ देती है, एंड इट मेक्स अस वांट टू लिव एंड एंजॉय दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एंड उसी वजह से हमारे में जीने की इच्छा आती है और हम चाहते हैं कि हम भी इन थिंग ऑफ ब्यूटी को एंजॉय करें। अब उसके बाद वो बताते हैं, जैसे जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी बताई है पोएट ने, वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें होप देती हैं, ठीक है, दैट दीज आर द थिंग्स दैट गिव होप टू ह्यूमन बींग्स। ये वो चीज है जो हमें एक उम्मीद देती हैं फॉर गुड, दैट यू नो द गुडनेस इन द वर्ल्ड इज स्टिल देयर एंड मेक देम वांट टू लिव। इसी तरह यही वो चीजें हैं जो हमारे अंदर एक जीने की इच्छा को जिंदा रखती हैं कि यस यू हैव टू लिव, यू हैव टू डू वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल द सॉरो, क्योंकि इंसान की जिंदगी में इट इज बाउंड टू हैपन, ठीक है, इंसान की जिंदगी में इट इज बाउंड टू हैपन कि इंसान की जिंदगी बहुत दुखी होगी, इंसान की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी जिंदगी में सॉरो होगा, उसकी जिंदगी में सैडनेस होगी, ठीक है, उसकी जिंदगी में सैडनेस होगी, उसकी जिंदगी में इल हेल्थ होगा, उसकी जिंदगी में अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये सारी चीजें जो है उन सब से हमें कौन बचाता है? थिंग ऑफ ब्यूटी बचाता है। अब इसके बाद हमारे पोएट ये भी बताते हैं कि कई ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं उनका हमारे ऊपर एक एन्चेंटिंग इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है बच्चे? आप लोग यहाँ पर एक वर्ड लिख सकते हैं, एन्चेंटिंग इफेक्ट होता है, कि कुछ कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी का हमारे ऊपर इतना एन्चेंटिंग इफेक्ट होता है, जैसे सन एंड द मून। बेटा क्यों? क्योंकि ये हमारे नेचुरल डायरेक्शन गिवर्स हैं। क्या है ये बच्चे? क्योंकि ये हमारे नेचुरल डायरेक्शन गिवर्स हैं, इनसे हमें नेचुरली डायरेक्शन मिलती है। आप अंधेरे में हैं, सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी हमेशा आपको एक रास्ता दिखाती रहेगी। ट्रीज जो आपको बेटा प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है, कभी आप गर्मी में घूम रहे हो तो ट्रीज आपको प्रोटेक्शन देंगी, यंग हो या ओल्ड, आपको प्रोटेक्ट करने का काम उनका है। स्ट्रीम्स एंड फ्लावर्स एंड फॉरेस्ट एंड ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो इरेक्ट करे गए हैं, ये सब बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। अब यहाँ पर वो एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जहां पर वो एक रेफरेंस देते हैं कि ही सेज एंड फॉर द सिंपल शीप्स, कि भगवान ने हम जैसे शीप के लिए, हम ह्यूमंस को वो शीप बोलते हैं। द रीजन व्हाई ही सेज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर अ शीप, द रीजन इज कि अगर आप देखें, कंसिडर करें इस सिचुएशन को, कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, ही वाज अ शेफर्ड, राइट, उनको बहुत ज्यादा पसंद था अपने गाय भैंस नहीं, अपनी बकरियों को चराना, ठीक है, भेड़ बकरियों को चराना। तो ही लव्ड शीप्स, राइट, इन द सेम वे ही लव्ड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स दैट आर देयर ऑन द अर्थ। दैट इज व्हाई हम ह्यूमंस को बच्चे सिंपल शीप बोला गया है। तो इसे भगवान ने हमारे लिए, हम जैसी सिंपल शीप के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ही उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी बनाया है, जिसमें वो डैफोडिल्स की बात करते हैं, वो फ्लावर्स की बात करते हैं कि डैफोडिल्स का एक बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, पीपल आर एंजॉयिंग देयर, लोग वहां पर घूम रहे हैं, ठीक है, एंड जितना दूर तक देखोगे यू आर गोइंग टू सी ग्रीनरी एंड ग्रीनरी इटसेल्फ, राइट। तो ये सारी कॉनोटेशंस जो है बच्चे, ये सब क्या है? ये आपको बताती हैं कि दुनिया में एक्चुअली थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, भगवान ने कुछ ना कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए बनाई है। उसके बाद वो गर्मियों के सीजन की बात करते हैं, ठीक है, वो हॉट समर्स की बात करते हैं, जिसके अंदर वो ये भी बताते हैं कि जब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, उस फॉरेस्ट में घूमते घूमते वहां पर आपको क्या मिलते हैं? वहां पर आपको सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है, देयर यू फाइंड दैट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आपको दिख रहा है एक रिवर सी बह रही है, एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है। तो इतनी गर्मी के मौसम में वो जो स्ट्रीम है वो आपको इतना सुकून देगी, बिकॉज इतनी गर्मी में वो स्ट्रीम की ठंडक आपको अच्छी लगेगी। और आप जब आप बैठोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि उस स्ट्रीम के पानी की वजह से उस जगह के आसपास बहुत सारे फूल्स और फर्न्स वगैरह जो है, वाइल्ड फ्लावर्स जो है वो उग गए हैं, एंड दे लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। और वही हमारे लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है कि ऐसी गर्मी के सीजन में भी भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बना रखा है जो हमारे मन को अच्छा लग सकता है, राइट। उसके बाद वो यहाँ पर बात करते हैं बच्चे ग्रैंडियोर ऑफ डूम्स की। किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं ग्रैंडियोर ऑफ डूम्स की। अब वो कहते हैं डूम्स, बेटा डूम्स का मतलब होता है डेड का डे। तो बेसिकली वो कहते हैं कि डूम्स का भी अपने आप में एक ग्रैंडियोर है, कि जो लोग मर गए, ठीक है, डूम्स डे की एक रेफरेंस आती है बाइबल के अंदर कि डूम्स डे इज कंसिडर्ड द डे ऑफ जजमेंट, जिसमें से दुनिया में सारी बुराइयां जो है, सारे नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी, एंड ओनली द गुडनेस विल रिमेन, राइट। तो यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि
थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी वो ग्रैंडियर ऑफ डूम्स में भी है, वो उस विशालता में भी है लोगों के मरने में, कि दुनिया में से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और सिर्फ अच्छाई रह जाएगी। और उसी के साथ साथ वो बताते हैं द मॉन्यूमेंट्स दैट हैव बीन इरेक्टेड फॉर द डेड, ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। और हमने बहुत सारे लोगों की, हम लोगों ने बहुत सारे मार्टियर्स की सैक्रिफाइसेस के बारे में सुना है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के शहीद होने के बारे में सुना है, कि बहुत सारे लोग जो थे वो हमारे देश के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने कॉज के लिए शहीद हो गए, राइट। तो उनकी शहीदी को भी यहाँ पर फोकस किया गया है, दैट ऑल द पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, दे हैव गिवन अप देयर लाइफ, वो लोग जा चुके हैं अब इस धरती से, जा चुके हैं इस दुनिया से, एंड दे ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह ना करके अपने देश के लिए या किसी नोबल कॉज के लिए अपनी जिंदगी जो थी वो कुर्बान कर दी, तो वो भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब लास्ट में पोएट कहते हैं कि वो फाइनली कंपेयर करते हैं जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी है एक इमॉर्टल ड्रिंक से। बेटा, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है एक नेवर एंडिंग ड्रिंक से। वो कहते हैं कि देखो, भगवान ने थिंग ऑफ ब्यूटी एक फाउंटेन की तरह बनाया है, ठीक है। वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एक नेवर एंडिंग फाउंटेन जैसा है, वो एक नेक्टर जैसा है, वो एक स्वीट जूस जैसा है, ठीक है। कैसा है बच्चे? वो एक स्वीट जूस जैसा है जो भगवान अपने हेवन के ब्रिंक से, जो भगवान अपने हेवन के कॉर्नर से हमारे लिए हमेशा कॉन्टिन्यूअसली बरसाते रहते हैं। और ये स्टेटमेंट दिखाती है कि वो भगवान में बहुत विश्वास करते हैं, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने 3 जगह पर भगवान का यूज किया था बच्चे, डिवाइन में, सिंपल शीप में और डूम्स डे में, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर उन्होंने किसकी रेफरेंस दी है भैया? डूम्स डे। इन तीनों के अंदर उन्होंने रेफरेंस दिया आप लोगों की डिवाइन की, विच मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, राइट। तो यहाँ पर आकर हमारी पोम जो है वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि आप लोग अपने आंसर में थिंग ऑफ ब्यूटी को एक और चीज लिख सकते हैं, आप लोग थिंग ऑफ ब्यूटी को एलिक्सर ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं, कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? वो हमारे जीने का एलिक्सर है, वो हमारे जीने का एक अमृत है, वो अमृत है जो भगवान ने हमें दिया है, जो वो 24 घंटे हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं, कि उनके सिंपल शीप, उनके इंसान जो है वो खुश रहें, राइट। आई होप यहाँ पर बच्चे आप लोगों को स्टोरी क्लियर होगी। अब कई बच्चे जो सोच रहे होंगे कि मैम पोएटिक डिवाइसेस, तो बच्चे आगे क्वेश्चन है पोएटिक डिवाइसेस का जो हम आगे कवर अप करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को कैसे आरटीसी इस पेपर में से पूछे जा सकते हैं वो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू दिखा देना चाहती हूँ। सेंटेंस देखिए, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो मतलब हर सुबह, एवरी टुमारो, हर दिन हम लोग रीड करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं एक फ्लारी बैंड जो बाइंड करता है हमें अर्थ से। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, जैसे डिजेक्शन और सैडनेस के बाद, कि इंसान बड़ा सैड है, कि इंसानियत की कमी हो गई है दुनिया के अंदर, कि नोबल नेचर्स, जो अच्छे लोग हैं उनमें भी अच्छाइयां खत्म हो चुकी हैं, ऑफ ग्लूमी डेज, हमारे सैड दिन जिस दिन हम खुश नहीं होते, बिकॉज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। जितने भी लोग इविल हैं, जितने भी लोग करप्ट हैं, जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, ऑल द नेगेटिव डीड्स, इन सब चीजों की वजह से इंसान का मूड कभी कभी खराब हो जाता है। तो इट सेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, ऐसे दिनों के लिए भी हाँ भगवान ने बनाया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल, कुछ ना कुछ शेप ऑफ ब्यूटी दैट मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो डार्कनेस मिटाता है, जो सैडनेस मिटाता है हमारे स्पिरिट्स में से, राइट। तो वो कहते हैं भगवान ने ऐसे दिनों के लिए भी कुछ ना कुछ बनाया है जो आपके मूड को अच्छा कर सकता है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर बच्चे ये रहा आप लोगों का पहला सवाल, आप लोग वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि which of the following answer could be of this question. Statement 10, which of the following option can the underlined word be replaced with despondence? बेटा देखो, despondence का मतलब हो गया एक sadness होना एक इंसान के मन के अंदर, ठीक है। A person feeling very lonely and very disappointed with his life. The man paced about the room showing restlessness. आदमी जो था, paced का मतलब होता है मूव, बहुत तेज स्पीड में मूव करना, तो आदमी जो था वो कमरे में घूम रहा था अपनी रेस्टलेसनेस दिखाते हुए। A chat with a close friend can take away our blues, कि ब्लूज का भी जैसे मंडे ब्लूज होता है ना, मतलब मूड ऑफ होना, तो इसे किसी भी दोस्त से जब हम बात करते हैं तो वो हमारे ब्लूज को खत्म कर सकता है। अगला है I was in jitters seeing the boy trapped in the trench. वो कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस बच्चे को देखकर जो ट्रेंच में कैप्चर्ड था। ट्रेंच का मतलब बेटा आप कह सकते हो कि मडी एरिया के अंदर, जो मडी एरिया के अंदर अटका हुआ था। Being dogged is what led him to negotiate the challenge. तो वो कहते हैं being dogged बेसिकली हो सकता है maybe being cheated is what led him to negotiate the challenge. चलिए, तो अब सवाल है in which of the following word can the underlined word be replaced with despondence? हमें पता है कि भैया despondence का मतलब होता है sadness। इंसान जब बड़ा ही दुखी सा है
तो सैडनेस, अब हमने पढ़ा है, कोट आता है बच्चे, एक मतलब फ्रेज है मंडे ब्लूज। मंडे ब्लूज का मतलब होता है मंडे के दिन की सैडनेस। तो यहाँ पर बेटा वो ब्लूज वाले वर्ड के साथ जा सकता है। अ चैट विद अ क्लोज फ्रेंड कैन टेक अवे आवर ब्लूज, व्हिच मींस एक दोस्त के साथ बात करने से हमारी सैडनेस जो है वो मिट सकती है। अब देखो पेपर में कितना डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया, और बेटा 2023 के अभी रिसेंटली जो वो आए हैं आप लोगों के क्वेश्चन बैंक, उसका सवाल है। अगला देखिए, pick the option that is not an example of unhealthy and over darkened ways। अब unhealthy and over darkened ways में हमने corruption, evil ये सब देखा था। A person who is egoistic and looks down upon others, तो बेटा ये तो इसका मेथड है, ये तो टिक होगा, ये तो गलत नहीं हो सकता। वो पूछ रहे हैं नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट पे फोकस रखना। अगला, अ पर्सन हु सीक्स गॉड्स हेल्प इन ऑल द प्रॉब्लम। अब बच्चे ये तो अच्छा तरीका है, तो हम इस ऑप्शन को मार्क करके चल सकते हैं, आगे वाले भी पढ़ लो। अ पर्सन हु इज इविल, तो ये भी अनहेल्दी वे है। अ पर्सन हु इज करप्ट, अनहेल्दी वे है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चे आप लोगों के क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अ पर्सन हु सीक्स गॉड हेल्प इन ऑल हिज प्रॉब्लम विल बी द एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। अगला ये देखिए, pick the option that enumerates what noble natures would include। आपको बताना है कि noble natures में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। selflessness, enthusiasm, meticulousness, insensitivity, aggression और judiciousness। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन को करने का दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लोगों को वर्ड मीनिंग पता हो, ठीक है। अगर तो बच्चे आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स पता है तो उस केस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अगर आपको वर्ड मीनिंग्स पता है तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन देख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता तो फिर बच्चे आप ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स में इसको देखकर इन पे आना है, और अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो इनको देखकर इन पे चूज करना है। अब देखो नोबल नेचर्स पूछ रहे हैं, यानी वो अच्छी चीज पूछ रहे हैं, तो बेटा कोई भी इंसान जो सेल्फलेस होगा वो नोबल नेचर्स का पार्ट होगा, तो 1 तो आना ही है। तो अब आप यहां पर देख लो कि जहां पर भी बच्चे 1 है और 4 है, देखो 4 में है अग्रेशन, तो कोई भी इंसान जो नोबल नेचर का होगा उसमें अग्रेशन तो होगा नहीं, तो 4 वाले ऑप्शन पहले ही कट गए। अब मुझे पता है कि 1 तो आना ही है, अब यानी मेरे को देखना है इस ऑप्शन में से और इस ऑप्शन में से, 236 और 136। 2 कहता है इनसेंसिटिविटी, जो इंसान इनसेंसिटिव होगा, जिसे सामने वाले से फर्क नहीं पड़ता, वो नोबल नेचर में नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी मेरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैंने सारे वर्ड्स पढ़े नहीं, मैंने सिर्फ दिमाग लगाया, एक वर्ड पढ़ा और उसके हिसाब से अपना आंसर ढूंढ लिया, है ना। यहाँ पर 1 सेल्फलेसनेस, एंथुजियाज्म और जुडिशियसनेस। जुडिशियसनेस होने का मतलब है एक लॉयल्टी होना, एक सेंस ऑफ ऑनेस्टी होना। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला सवाल है, बेस्ड ऑन द पोम चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 है, द अर्थ विदाउट द ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ प्लेस फुल ऑफ डिस्पेयर एंड अनप्लेजेंटनेस। कि धरती पर अगर अच्छी चीजें नहीं होंगी तो अर्थ एक ऐसा प्लेस हो जाएगा जहां पर इट इज अ प्लेस ऑफ डिस्पेयर, जहां पर सैडनेस और वो अनप्लेजेंटनेस, वो नाखुश वाली फीलिंग रहेगी। दूसरा है, द ऑर्नेट बैंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग अशर्स होप इन देयर लाइव्स। वो जो बैंड हम बनाते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स विद द अर्थ, वो हमें एक होप देता है जिंदगी में ऑफ समथिंग गुड हैपनिंग, ठीक है। इट गिव्स अस द होप। तो अब आप लोगों को ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला ऑप्शन कहता है बच्चे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Both statement 1 and 2 can be inferred और both statement 1 and 2 cannot be inferred from the paragraph। आप लोगों को बताना है बच्चे इसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन सही होगा। पहली स्टेटमेंट कहती है कि द अर्थ विदाउट ब्यूटीफुल थिंग इज अ प्लेस फुल ऑफ डिस्पेयर एंड अनप्लेजेंटनेस। तो भैया ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल हम मान सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि जो बैंड हम अर्थ के साथ बनाते हैं वो हमारे मन में एक होप देता है, हाँ ये भी ठीक है। तो यानी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हम पिछले पैराग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन्फर करने का मतलब है बच्चे अंडरस्टैंड करना, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारे क्वेश्चन में जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को एक स्टैंड अलोन एमसीक्यू और दिखाना चाहती हूँ, ये वाला देखिए। On the basis of the extract, pick the opinion that is not true about the theme of the poem। आप लोगों को theme of the poem पे बताना है कि इनमें से कौन सी poem की theme नहीं है।
पहला है आप लोगों का, थिंग ऑफ ब्यूटी ट्रांसेंड्स टाइम एंड डजंट फेड अवे। ये तो बिल्कुल ठीक है कि भैया थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो टाइम के परे है और फेड नहीं होती, बिल्कुल ठीक। ब्यूटी डजंट डिस्पेल डार्कनेस एंड इज सराउंडेड बाय इविल। ये कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो डार्कनेस को रिमूव नहीं करती और ब्यूटी जो है वो इविल के आसपास से सराउंडेड है। तो ये ऑप्शन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, मैं फिर भी आगे पढ़ूंगी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नॉट ओनली फिजिकल बट स्पिरिचुअल एज वेल। बिल्कुल ठीक है कि भैया थिंग ऑफ ब्यूटी सिर्फ देखने में नहीं, मन में भी होती है। A beautiful thing has a therapeutic quality and brings a ray of hope। ये भी ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि एक ही स्टेटमेंट है बच्चे जो नेगेटिव है वो ये वाली स्टेटमेंट है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो डार्कनेस को हटाती नहीं है और इट इज सराउंडेड बाय डार्कनेस, जो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर बच्चे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पोएटिक डिवाइस वाला सवाल भी करने वाले हैं, तो ये रहा बच्चे वो पोएटिक सवाल का, पोएटिक डिवाइस का सवाल। यहां पर बच्चे देखो, सबसे पहले उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी को शेड से कंपेयर किया था, शेड एंड प्रोटेक्शन से कंपेयर किया था, राइट। तो यहां पर ओके, सिंपल शीप, ग्लूमी डेज और बावर क्वाइट। तो यहां पर बच्चे आप लोगों को देखना है कि देखो कंपैरिजन हो रहा है, बावर को कंपेयर किया गया था बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी से, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन को हम लोग मेटाफर कहते हैं। तो ये तो मेटाफर हो गया, यानी मुझे 3 का बी मिल गया। अब मेरे को ऑप्शन में चेक करना है 3 का बी किस में है, 3 का बी इसमें है और 3 का बी इसमें है, तो यानी ये 2 ऑप्शन कंप्लीटली कट गए। इन 2 ऑप्शन में से अगला देखते हैं। अब मान लो आपको पता नहीं क्या देखना है। अब यहां पर अब आप देखो कि ग्लूमी डेज, अब मेरे को दिया हुआ है 2 का डी, ठीक है, और दिया हुआ है मुझे 2 का ए। या तो ग्लूमी डेज इमेजरी है या फिर ग्लूमी डेज जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। अब क्योंकि सिंपल शीप तो बच्चे सिंबोलिज्म ही हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये हमारे ह्यूमंस का सिंबल है, ठीक है, ये हमारे ह्यूमंस को शो करता है। तो 1 का सी दोनों में है मेरे पास। तो यानी अभी भी मैं इस ऑप्शन में फंस रही हूं, मुझे तीसरे में चूज करना ही पड़ेगा कि ग्लूमी डेज ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल हो गया या फिर इमेजरी का एग्जाम्पल हो गया। देखो बच्चे, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब आप लोग एक वर्ड को यूज करते हो, जब आप लोग एक एडजेक्टिव ज्वाइन करते हो किसी वर्ड के साथ, लेकिन वो वर्ड जो है ना वो किसी बिगर मीनिंग को दिखाता है, ठीक है। वो किसको दिखाता है? वो किसी बिगर मीनिंग को दिखाता है। यहां पर ग्लूमी डेज जो बच्चे दिया गया है वो सिर्फ एक आधा बुरा दिन नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से हमारे खराब मूड को दिखाता है। तो यानी मैं इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाऊंगी, है ना, ट्रांसफर्ड एपिथेट के साथ जाऊंगी। तो मेरा 3 का डी वाला ऑप्शन कौन सा है, सॉरी 2 का डी वाला ऑप्शन कौन सा है? वो ये ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चे इमेजरी के अंदर इमेजिनेशन यूज होता है और यहाँ पर कोई इमेजिनेशन तो यूज हो नहीं रहा, इसीलिए इमेजरी का आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बच्चे इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला सवाल आप लोग ओके ये वाला देखेंगे। मेंशन एनी 2 थिंग्स विच कॉज पेन एंड सफरिंग। कोई 2 चीजें ऐसी मेंशन करिए जो आपके मन में पेन और सफरिंग को कॉज करती है। तो बच्चे देखिए, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है जो आपको पेन और सफरिंग कॉज कर सकता है। बेसिकली मैलिस का मतलब होता है अपने ही मन की हेट्रेड, जैसे हमने उसके दिमाग में देखी थी, डेरी के दिमाग में देखी थी। और डिसअपॉइंटमेंट, किसी भी चीज में नाखुश होना, ठीक है, अनसेटिस्फाइड होना किसी भी चीज के अंदर। जब इंसान अपनी जिंदगी को लेकर काफी अनसेटिस्फाइड होता है ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। ये उसके सबसे बड़े सोर्स है सफरिंग के। इंसान सबसे ज्यादा कब सफर करता है? जब वो अनसेटिस्फाइड होता है, जब वो नाखुश होता है अपनी लाइफ से। Another one is the lack of noble qualities। जब इंसान में अच्छी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज नहीं होती, जब वो evil by heart होता है, तब उसको बहुत सारी चीजें जो है वो सफर करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो सैडनेस और डिजेक्शन को, डिजेक्टेड फील करता है कि भैया मेरी जिंदगी तो अच्छी हो ही नहीं सकती, आई कैन नॉट फील गुड। नाउ बच्चे, दिस इज अ ऑब्जेक्ट ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसे सवाल आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं। वो आपसे सिंपली ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछेंगे कि आप बताओ आपको क्या लगता है, ठीक है, इट्स ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। अब अगला फिरोजाबाद ओके। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी दैट आर मेंशन्ड इन द पोम। बच्चे ये ऑल इंडिया सीबीएसई 2015 का सवाल है। यहाँ पर वो कहते हैं ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट थे जो कीट्स ने यूज करे थे बताने के लिए कि भैया वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ जॉय है, या कोई भी ऐसी 4 चीजें बताइए जो हमारी लाइफ में जॉय को ऐड करती हैं, जो हमारी लाइफ को और अच्छा करती हैं। तो बच्चे पोएट्स यहाँ पर बताते हैं द शेड्स एंड कलर्स ऑफ ब्यूटी इन द सन, ठीक है, द डायरेक्शन
They give the moon, the trees, the innocence of the sheep, that is the human beings, the blossoming of the daffodils, the rivers and streams, the mass of ferns, बहुत सारे wild flowers, blooming musk roses. बच्चे, now these are wild flowers. ये wild flowers जो वहां पर उगते हैं, ये सब क्या है बच्चे? उसके साथ साथ the grandeur of dooms and the green world जिसमें हम रहते हैं, ये सब हमें joy देते हैं by lifting our spirits and filling us with delight. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड आंसर लिखा है, यानी एनसीईआरटी के अंदर जो जो चीजें बच्चे आप लोगों को थिंग ऑफ ब्यूटी के नाम पर दी गई हैं, वही सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हैं. यहाँ पर बच्चे आप लोग ग्रैंडियर ऑफ डूम्स के बारे में भी लिख सकते हो कि डूम्स डे का भी अपने आप में एक रेफरेंस होता है, और माइटी डेड के बारे में भी लिख सकते हो कि वो लोग जिन्होंने अपनी शहीदी दे दी हमें बचाने के लिए, हमारी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो. राइट, बहुत जरूरी और अच्छा सवाल. What does the line therefore we are reading a flowery band to bind us to the earth suggest to you? वो कहते हैं कि हम हर सुबह एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं जो हमें धरती से जोड़ता है. इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है? तो बेटा ये भी एक ओपन एंडेड आंसर है, आप अपने आप से लिख सकते हो, पर यहाँ पर इसका बेसिक लॉजिक क्या है आंसर का? बेसिक लॉजिक ये कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो आप अपने आप से ग्रास्प करते हो. थिंग ऑफ ब्यूटी को आप अपने मन से एक कनेक्शन बनाते हो. The line suggests that the beauty which make the man's life worth living. ठीक है, ये सजेस्ट करती है कि ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी को लायक बनाती है जीने के. He seeks beauty. इंसान जो है वो ब्यूटी ढूंढता है. ठीक है, the person finds beauty and experiences beauty by maintaining his bond with nature. वो ढूंढता है the symbols, the things जिससे वो नेचर से जुड़ा रहे और अपना बॉन्ड जो है वो नेचर से बनाए रखे. तो यहाँ पर बेटा ये जो सिंबॉलिक एक्ट है, बेसिकली एक्ट एज अ सिंबल, एज अ सिंबल ऑफ कनेक्शन. यहाँ पर ये क्या है? ये सिंबल ऑफ कनेक्शन है हमारा अर्थ से, कि जब हर सुबह हम लोग फ्लावर्स को तोड़ते हैं और उन फ्लावर्स को यूज करके हम एक रीत बनाते हैं. बेसिकली जब हम एक माला बनाते हैं तो वो माला के थ्रू हम लोग एक कनेक्शन बनाते हैं अर्थ के साथ, जो हमें उसके साथ क्लोज रहने में हेल्प करता है. तो हमारा जो गिव एंड टेक रिलेशन है, ठीक है, गिव टेक रिलेशन जो है वो चलता रहता है. या सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो, साइंस के टर्म में बोला जाए तो हमारा जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू रहता है अर्थ के साथ. ठीक है, हम लोग धरती को पानी देंगे, धरती और फूल बनाएगी, हम वो फूल लेंगे, हम फिर धरती को पानी देंगे, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. हम धरती का फायदा करते हैं, धरती हमारा फायदा करती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक एटर्नल कनेक्शन बना हुआ है. क्या बना हुआ है भैया? एक एटर्नल कनेक्शन जो है वो बना हुआ है. अगला सवाल देखेंगे. अगला सवाल कहता है बच्चे, वाई इज द ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? दिल्ली 2012 का क्वेश्चन, 11 का क्वेश्चन है बच्चे. देखो, ग्रैंडियर का मतलब होता है ग्रेटनेस. ठीक है, किसी भी चीज की ग्रेटनेस को हम लोग ग्रैंडियर कहते हैं. जब कोई चीज को हम बड़ा कहते हैं, दैट थिंग इज एब्सोल्युटली ग्रेट, वो चीज बहुत बड़ी है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ग्रैंडियर. तो यहाँ पर ग्रैंडियर को बच्चे माइटी डेड के साथ कंपेयर किया गया है कि जो ग्रैंडियर है वो माइटी डेड के साथ एसोसिएटेड है. वो लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर जाते हैं. दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर व्हाट? देयर गुड डीड्स, फॉर देयर नोबल नेचर्स ऑफ नोबल एंड स्प्लेंडेड लाइफ फॉर अस. कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है, उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो हम लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दी, और वो सैक्रिफाइस हम लोग कभी नहीं भूलते. Their courageous and heroic deeds, जो courageous चीजें उन्होंने करी, जो heroic deeds उन्होंने करी, वो हमें joy देती हैं. बिकॉज आज जो हमारी लाइफ है वो कहीं ना कहीं उस दिन से भी अफेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं उस चीज से भी बनी हुई है, उस चीज से रिलेटेड है, which is as much as the joy given by visually pleasing objects and scene. तो इसलिए ये जो ख्याल है that there were actually people, they were so आप कह सकते हो कि they were so strong, they were so प्रूडेंट, वो इतने वाइज थे एक टाइम के ऊपर कि दे हैव गिवन देयर लाइफ फॉर द पीपल. दे वर सो आयरन विल्ड, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो देश के लिए या लोगों के लिए अपनी जान दे दें. तो अपने आप में ये जो एक लॉजिक है दैट पीपल हैव गिवन अप देयर लाइव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये अपने आप में बच्चे इट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी. इस चीज को भी हम एक थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हैं. राइट, अगला सवाल बच्चे, इस टॉपिक का लास्ट सवाल, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे.
Why does Keat consider endless fountain of immortal drink and why does he call it the drink immortal? तो ऐसा क्या है जैसे कीट्स कंसिडर करते हैं कि वो एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, और वो उस ड्रिंक को इमॉर्टल क्यों कहते हैं? ये 2013 में आया था और इसी से मिलता जुलता सवाल आया था बच्चे 2011 के फॉरेन में, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन और उसका क्या इफेक्ट है? तो बच्चे कीट्स के हिसाब से, जॉन कीट्स के हिसाब से ब्यूटी अपने सारे एस्पेक्ट में, विजुअल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, जो दिख रही है जैसे भी है, वेदर इन ग्रोथ और डिके, भले ही मरने में या जिंदा होने में, इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। वो एक एंडलेस फाउंटेन जैसा है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक बच्चे, जिसके लिए मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया है, इट इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। वो हमारी जिंदगी का वो प्योर अमृत है जो हमें एक सेंस ऑफ होप, एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देता है, एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देता है कि यस वी आर हैप्पी। इट इज बिकॉज ब्यूटी इज अ पेरेनियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन। जब आप किसी सुंदर चीज को देखते हो तो वो एक नेवर एंडिंग सोर्स होता है आपकी मोटिवेशन के लिए, आपकी होप के लिए, ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, कि आप अपनी जिंदगी में प्रोटेक्टेड हैं चीजों को लेकर। इन हुज ग्लोरी मेन ऑन अर्थ बास्क एंड डिराइव एन एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय। इस थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से ही जो लोग हैं धरती पे, दे बास्क एंड डिराइव, बेसिकली दे वर्क एंड डिराइव, वो मेहनत करते हैं और उस चीज से एक सोर्स ऑफ जॉय पाते हैं। तो बच्चे यहाँ पर इट इज एलिक्सर ऑफ लाइफ, या फिर आप इसे नेक्टर ऑफ लाइफ भी लिख सकते हैं। तो ये वर्ड्स लिखने से बच्चे आप लोगों को आंसर में नंबर जरूर मिलेंगे। अब एक सवाल आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड इमॉर्टल? बेटा बिकॉज ये नेवर एंडिंग है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये एक एंडलेस सोर्स है। मतलब इट इज लाइक यू विल फाइंड ब्यूटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपको भले ही वो ग्रैंडियर ऑफ डूम्स हो या फिर वो सुंदर सुंदर फ्लावर्स हो, जो मस्क रोज ब्लूम्स हैं वो उगे हैं, उन सब के अंदर एक बेटा थिंग ऑफ ब्यूटी प्रेजेंट है। राइट, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। यहां तक आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है बच्चे द लॉस्ट स्प्रिंग। राइट, हम लोग करने वाले हैं द लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये चैप्टर बेटा किसने लिखा है? ये चैप्टर लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग बच्चे एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं और उसी के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो उन्होंने ये चैप्टर बेसिकली लिखा है बताने के लिए, या ये चीज को हमारे तक पहुंचाने के लिए, कि किस तरीके से बहुत सारे बच्चों का स्प्रिंग सीजन छिन जाता है। बेसिकली बहुत सारे बच्चों का चाइल्डहुड का फेज जो है वो छिन जाता है, जस्ट बिकॉज they are suffering from poverty and deprivation। बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी और डेप्रीवेशन, चीजों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बचपन छिन जाता है। हमारा बचपन क्या है? खेलेंगे, कूदेंगे, एंजॉय करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक गरीब बच्चे का, आपके घर में हाउस हेल्प आते हैं, मेड आती हैं, उनके बच्चों की लाइफ देख लो। वो स्कूल जाते हैं लेकिन उनकी स्कूल में कभी आपके घर पे काम करने आ रहे होते हैं, पूछ रहे कहाँ गए, तो भैया मम्मी की आज बीमार थी, हमने स्कूल की छुट्टी कर ली। आपके साथ तो ऐसा कभी भी नहीं होता ना। आप बीमार होते हैं, पापा बीमार होते हैं, तो आप पापा की जगह काम पर तो नहीं जाते। क्यों? बिकॉज आपको उतनी डेस्परेसी नहीं होती पैसों की, लेकिन उनको होती है। तो बचपन में ही जब ऐसे बच्चों का बचपन छिन जाता है बच्चे, उनका जो स्प्रिंग है, जो हैप्पी सीजन होता है, बिकॉज स्प्रिंग जो है वो एक हैप्पी सीजन होता है, तो जब उनके बचपन का हैप्पी सीजन उनसे छिन जाता है बच्चे, उसी चीज को यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग बोला गया है, कि किस तरीके से इन बच्चों का बचपन इनसे छिन गया। अब जैसे कि यहाँ पर हम इस चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर दोनों पार्ट्स की समरी और फिर उनके सवाल। अब बच्चे हमें पता है कि जो स्प्रिंग है इट इज एसोसिएटेड विद ऑप्टिमिज्म। स्प्रिंग का सीजन जो है बच्चे वो पॉजिटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान की जिंदगी में पॉजिटिविटी है, होप है। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ मेटाफोर फॉर चाइल्डहुड स्टेज। और स्प्रिंग जो है वो होप और ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, केयरफ्रीनेस का एक सिंबल है। तो वहीं से बच्चे ये एक आप कह सकते हो कि मेटाफर है, ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है कि बचपन भी ऐसा ही होता है जैसा स्प्रिंग सीजन होता है। राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न अंटिल लेट चाइल्डहुड, जितने भी बच्चे हैं वो हमेशा नई बिगिनिंग्स की होप करते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर की होप करते हैं। लेकिन ये होप हमारी है, ये होप उन गरीब बच्चों की नहीं है। तो द फेज ऑफ चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट इनोसेंस। बचपन का समय जो है वो इनोसेंस, एनर्जी और ट्रिमेंडस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आउटडोर एक्टिविटीज पर ही होता है, कि मतलब बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर बच्चों में एनर्जी होती है, वो खेलने कूदने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, दोस्त बनाते हैं, मस्ती करते हैं। तो दिस इज व्हाट चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट। इनके बचपन में दे हैव नो लिमिट्स, कोई कंस्ट्रेंट, कोई रोक बचपन में नहीं होती। अब अगर पेपर में बच्चे सवाल आ जाता है जस्टिफाई द टाइटल, ठीक है, जस्टिफाई द टाइटल, तो वहां पर बच्चे ये आंसर आपको खूब हेल्प करेगा। तो आप लोग इस आंसर को ध्यान में रखेंगे।
इट इज ऑल्सो द टाइम जब आपको और ज्यादा स्किल और नॉलेज मिलती है और आप स्कूल जाते हो। तो ये जो चैप्टर लॉ स्प्रिंग है, जैसे अनीस जंग ने लिखा है, ये नेशनल शेम के बारे में बताता है। बेसिकली ये हमारी कंट्री वाइड सिचुएशन के बारे में बताता है। बताता सिर्फ दो एग्जाम्पल से है, ये बताती सिर्फ दो एग्जाम्पल से हैं, लेकिन बताती पूरे देश की कहानी है कि किस तरीके से बच्चे जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया है हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, किस तरीके से उनको गरीबी में और डेप्रीवेशन में और पीड़ित होकर जिंदगी जीनी पड़ती है। तो मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी दो बच्चे होने वाले हैं, साहिब आलम और मुकेश, जो अपने चाइल्डहुड को जी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे कैरी द बर्डन ऑफ पॉवर्टी। पहली बात तो वो गरीब हैं और दूसरा वो इलिटरेट हैं, यानी वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। इन देयर मिजरेबल स्टोरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जब हम दोनों की स्टोरीज देखेंगे तो हम ये पहचानेंगे कि दोनों बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेड है अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर। तो ऑथर दिखाता है कि द ग्लिम्पसेस ऑफ फॉर्टिट्यूड एंड रेजिलियंस, कि किस तरीके से इनके मन में अभी भी वो एक इच्छा है कि नहीं, वी हैव टू फाइट, ठीक है, विल टू फाइट, कि नहीं मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, ये मेरी जिंदगी नहीं है। The story Law Spring describes the pitiable condition of poor children who have been forced to miss the joy of childhood. ये उन बच्चों के बारे में कहानी है जो अपने बचपन को ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोसाइटी वाइज भी और पैसे वाइज भी, वो अच्छी नहीं है, और ये हमारी सेल्फिश वर्ल्ड के अंदर है। तो कहीं ना कहीं बच्चे हम लोग इसे रोड साइड स्टैंड से कंपेयर कर सकते हैं, कि जिस तरीके से हमारी रोड साइड स्टैंड की पोम है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को, और किस तरीके से गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर वो सेम स्टोरी बचपन में दिखाई गई है कि किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो आइए बच्चों, इस पे देखते हैं हमारी पहली स्टोरी। यहाँ पर बच्चे आप लोगों के लिए मैंने कैरेक्टर स्केचेस छोड़ दिए हैं, ताकि एक बार आप इनके नाम के और कैरेक्टर स्केचेस के बारे में पढ़ सकें। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम। चलिए, तो सबसे पहली स्टोरी आती है बच्चे हमारी, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज। और ये स्टोरी है बच्चे एक बच्चे के बारे में जिसका नाम है साहिब आलम। ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में है? ये साहिब आलम नाम के एक बच्चे के बारे में है। तो बच्चे द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इंप्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। पहली स्टोरी बताती है उन रैग पिकर्स के बारे में, उन कचरा उठाने वाले बच्चों के बारे में। बच्चे कचरा उठा रहे हैं क्योंकि उससे उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जिसे वो कहते हैं कि भैया ये हमारा सोर्स ऑफ सर्वाइवल है। द पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। ये लोग ढाका से आए हैं, जो बांग्लादेश का कैपिटल है, क्योंकि वहां पर बच्चे 1971 में जो वॉर हुई थी, उसके बाद वो यहाँ पर एज अ रिफ्यूजीज आ जाते हैं हमारे देश में रहने के लिए। ये रैग पिकर्स जो है बच्चे ढाका से आए हैं, और अब यहाँ पर आकर ये लोग सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी बच्चे इट इज अ प्लेस इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, आप लोग इसे लिख सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये है बच्चे पेरिफेरी ऑफ दिल्ली के अंदर। पेरिफेरी ऑफ दिल्ली का मतलब है दिल्ली के कॉर्नर के अंदर ये जगह पड़ती है। और वो बताते हैं कि दिल्ली की पेरिफेरी में होने के साथ साथ, ठीक है, टू बी ऑन द एज ऑफ द दिल्ली, वहां पर बताते हैं इट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, इवन दो इट इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, येट इट इज माइल्स अवे फ्रॉम इट, व्हिच मींस कि दिल्ली जो अपने आप में इतनी डेवलप हो चुकी है, इतनी अच्छी हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये जो एरिया है सीमापुरी का, ये अभी भी उससे डेवलपमेंट के टर्म्स में बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी भी उससे बहुत ज्यादा पीछे है। The field and home had been swept away by storms. अब लोगों से पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए, तो वो बताते हैं कि वो जो स्टॉर्म था, बेसिकली वो उस वॉर को रेफर करते हैं कि उस वजह से हमारा सब कुछ उजड़ गया और हम लोग यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर वो बड़ी सिटी में आए ताकि उनको यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी मिल सके। अब क्योंकि बच्चे वो पुअर हैं, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो राइटर बताती है कि किस तरीके से वो ये बोलते हैं कि उनके लिए फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी। वो ये बताते हैं कि इन लोगों के लिए जो खाना है, इनके लिए वो आइडेंटिटी से ऊपर है। वो कहते हैं मैंने इनसे जाकर पूछा कि आपके पास भैया वोटर आई कार्ड तो है नहीं, तो फिर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है लेकिन राशन कार्ड है, तो क्या आपको कभी वोटर आई कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती? तो जिसके ऊपर वो रिप्लाई करते हैं कि देखिए वोटर आई कार्ड हमारा रात को पेट तो नहीं भरेगा ना, राशन कार्ड से जो खाना आएगा उससे हमारा पेट भरेगा। तो जो लोग हैं यहाँ पर वो भी यही कहते हैं कि हमारे लिए हमारा फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। अगर रात को हमारा पेट भर के सो रहा है तो हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिटी नहीं भी होगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इसीलिए वो यहाँ पर रैक पिकिंग करते हैं, क्योंकि रैक पिकिंग उनके लिए एक सोर्स ऑफ सर्वाइवल है कि जो राशन आ रहा है वो तो ठीक, जो एक्स्ट्रा चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है वो गार्बेज इकट्ठा करते हैं, उसको जाकर बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे अपना घर चलाते हैं। तो बड़ों के लिए बच्चे इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बच्चों के लिए इट इज अ मीन्स ऑफ जॉय। क्यों? क्योंकि जब बच्चों से पूछा गया कि आपको उस गार्बेज में से क्या क्या मिलता है, तो वो बच्चे बताते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें उस गार्बेज में से मिलती है। कभी उन्हें कॉइन्स मिल जाते हैं, कभी सिक्के मिल जाते हैं, कभी नोट मिल जाता है, कभी कुछ खाने को मिल जाता है। तो जो साहिब है, राइटर है, वो साहिब को हर सुबह देखती थी कि किस तरीके से ही वो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, मतलब समथिंग प्रीशियस। वो उसको देखा करती थी कि किस तरीके से वो कुछ ढूंढने के लिए गार्बेज के अंदर हमेशा अपने हाथ मारता रहता था कि कुछ तो उसको मिल जाए ताकि वो उस चीज को यूज कर सके इन हिज ओन सेंस। गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। ये लाइन बेटा बहुत जरूरी है कि गार्बेज जो था वो बड़ों के लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, लेकिन बच्चों के लिए इट वाज समथिंग रैप्ड इन वंडर बिकॉज दे गॉट वेरियस थिंग्स इन इट। उनको उसमें से अलग अलग चीजें जो थी उसके अंदर से मिलती थी। अब यहाँ पर बच्चे, उनके नाम के अंदर भी आयरनी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। जब उन्होंने उनसे उसका नाम पूछा तो बच्चे उनका नाम, उसने बताया कि मेरा नाम है साहिब आलम। और साहिब आलम के नाम के अंदर ही बच्चे एक बहुत बड़ा वो था, आयरनी थी कि साहिब आलम के नाम का मतलब तो होता है बच्चे लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का राजा है इस नाम का मतलब, लेकिन रियलिटी में वो दुनिया का राजा बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज नॉट द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इन नो वेज, इन नो सेंस ही वॉज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। द रीजन वाई ही वॉज नॉट द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बिकॉज वो गार्बेज इकट्ठा कर रहा है। तो जो इंसान गार्बेज इकट्ठा कर रहा है वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कैसे हो सकता है? राइट। अब इसमें से बच्चे आप लोग कह रहे होंगे कि मैम वो फुटवेयर वाला तो पॉइंट आया ही नहीं। तो बच्चे फुटवेयर वाले पे आप लोगों को सवाल मिल जाएगा, तो मैं उसे वहां पर समझाऊंगी। The children came across a coin or two from it. बच्चों को कैसे उन्हें coins वगैरह मिलते थे? These people have desires and ambitions, but they don't have the way to achieve them. इन लोगों के पास कुछ desires तो हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि इन्हें achieve कैसे करना है। There are quite few things that are unreachable to them. For example, जैसे वो टेनिस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है बच्चे स्टोरी के अंदर, जहां पर साहिब ये कहता है कि उसे टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है उसके साथ कि nobody allows him to go inside and play the tennis in the ग्राउंड, द टेनिस ग्राउंड। तो वो वहां पर जाकर टेनिस नहीं खेल पाता है। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि वो बेचारा जब टेनिस नहीं खेल पाता तो उसको मन ही मन बहुत बुरा लगता है, लेकिन अनीस जंग को पता है कि ये एक ऐसी चीज है जो उसके रीच से बाहर ही रहेगी। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो उसके रीच में कभी आ ही नहीं सकती। साहिब ये भी बताता है कि मैं कभी कभी वहां जाकर अंदर झूला झूलता हूँ, लेकिन वो झूला झूलने का भी बेटा कोई फायदा तो होता नहीं है, बिकॉज झूला झूलने से क्या होता है? तो द गार्ड इज वेरी गुड कि वो उसको वहां अंदर जाकर झूला झूलना अलाउ कर देता है, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन हिज लाइफ। और जिस दिन साहिब ये इच्छा उनके सामने प्रकट करता है, हमारी अनीस जंग के सामने, उस दिन उसने शूज पहने हुए थे। ठीक है, दे वर वेरी अनमैचिंग शूज जैसे वो नॉर्मली पहनता है। ठीक है, दे वर द शूज एंड द टेनिस एंड द थिंग्स ही लाइक। अब जैसे यहाँ पर जो बच्चे उसने शूज पहने हुए थे ना, वो डिस्कार्डेड शूज थे। प्रोबेबली वो किसी बच्चे ने, वो डिस्कार्डेड शूज थे, वो प्रोबेबली किसी बच्चे ने वो शूज जो थे वो छोड़ दिए थे बिकॉज ऑफ अ स्मॉल होल इन इट। लेकिन साहिब के लिए वो स्मॉल होल उतना मायने नहीं रखता। तो दिस शोज कि somebody is garbage। ये दिखाता है कि somebody is garbage, किसी इंसान का गार्बेज कभी कभी किसी और का गोल्ड भी हो सकता है। कैन बी someone else's gold, कि किसी इंसान का गार्बेज किसी और का गोल्ड भी हो सकता है। राइट। अब उसके बाद थोड़े दिनों बाद साहिब आलम को वापस से हमारी अनीस जंग मिलती हैं और उम्मीद में कि शायद से उसकी लाइफ बेटर हो गई होगी, लेकिन जब वो उससे मिलती हैं तो उन्हें पता लगता है कि साहिब ने अब एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया है जहां पर वो 800 रुपया अ मंथ कमाता है। साथ ही साथ उसको सारे मील्स मिलते हैं। हाथ में उसके बच्चे अब एक स्टील कैनिस्टर है और उसने अपनी जो फ्रीडम है वो खो दी है। तो यहाँ पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है दैट साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो कहती है कि साहिब अपना खुद का मास्टर अब नहीं रहा है। ठीक है, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। क्यों बेटा? क्योंकि अब उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अभी तक तो वो जब चाहता तब उठता काम करता, लेकिन अब उसके सर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, एक ड्यूटी आ गई है। ठीक है, जो उसे फुलफिल करनी है। ही हैज अ मास्टर नाउ। ठीक है, अब उसका एक मास्टर है, एक ऐसा आदमी है जो उसको कंट्रोल करता है। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। तो साहिब जो एक छोटा सा बच्चा था, ही गॉट the sense of
रियल वर्ल्ड, उसको रियल वर्ल्ड की सेंस जो है वेरी सून, उसको बहुत जल्दी, समय से पहले ही असली दुनिया की पहचान जो है वो हो जाती है। राइट, आई होप आई एम क्लियर टिल दिस टॉपिक। अब यहां पे आकर बच्चे ये समरी हो जाती है खत्म। अब जब अगली स्टोरी शुरू होती है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, तो यहाँ पर अनीस जंग यही स्टोरी में बोलकर शुरू करती है कि अनलाइक साहिब, मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, कि मुकेश साहिब जैसा तो नहीं, लेकिन मुकेश अपनी जिंदगी का मास्टर खुद बनना चाहता है। ठीक है, अब मुकेश कौन है बच्चे? मुकेश एक बच्चा है जो फैमिली ऑफ बैंगल मेकर से बिलोंग करता है, और ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग फिरोजाबाद में रहते हैं, तो यूपी में एक जगह है। अब बच्चे, नाउ दिस प्लेस फिरोजाबाद इज बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। नाउ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बेटा क्या होती है? ये कांच की भट्टियां जिसे कहते हैं ना, वो होती है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो लोग हैं वो यहाँ पर इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में जाते हैं और काम करते हैं। अब यहाँ के बच्चे जो कंडीशंस हैं वो एब्सोल्युटली पैथेटिक है, बहुत गंदी कंडीशंस में लोग यहाँ काम करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 20,000 बच्चे, ना चाइल्ड लेबर यहाँ पर प्रोमिनेंट है। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? हम देख पा रहे हैं कि बच्चे चाइल्ड लेबर जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा क्लियर है कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर चलता है। 20,000 बच्चे जो हैं वो इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, वो बच्चे इस काम के अंदर हैं। इवन दो लॉ अलाउ नहीं करता, लॉ आप कह सकते हैं कि स्टॉप्स या डजंट अलाउ द चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर, लेकिन यहाँ के लोगों को ये चीज पता नहीं है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग जो थे ये इलिटरेट थे एंड दे वर वेरी लेस एजुकेटेड एंड दे डिड नॉट नो कि दुनिया में क्या चल रहा है। अगर तो ये हो जाता, अगर पीपल गॉट टू नो, इफ द अथॉरिटीज गॉट टू नो कि 20,000 बच्चों को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है काम करने के लिए, तो देयर आर चांसेस कि शायद उनको इस कंडीशन से निकाल भी दिया जाता, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग। The living condition and the working environment is a woeful tale। अब वो बताते हैं कि यहाँ पे लोगों के जो लिविंग कंडीशंस हैं और जिस एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं वो एक बहुत ही बुरी कहानी है। अब कैसे? क्योंकि यहाँ पर बच्चे पूरे पूरे दिन these people have to work in dingy cells, बेसिकली छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर ये लोग काम करते हैं, गरम गरम फर्नेसेस के बहुत पास। स्किन को भी हार्म होता है, आंखों को भी हार्म होता है, लंग्स को भी हार्म होता है, कंजस्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल हालात बहुत बकवास थे। और बच्चे जो थे वो यंग एज में ही ब्लाइंड हो जाया करते थे जब तक वो बड़े होते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर आईज वर एडजस्टेड टू डार्क, क्योंकि उनकी जो आंखें थी वो डार्क से ही एडजस्टेड टू डार्क, क्योंकि उनकी जो आंखें थी वो हमेशा डार्कनेस से ही एडजस्टेड रहती थी। एंड इतना ज्यादा अंधेरा उनकी आंखों में और उनकी जिंदगी में हो गया था कि जब तक वो बड़े होते इतनी ज्यादा बैंगल डस्ट, इतनी ज्यादा ग्लास डस्ट उनकी आंखों में पड़ती जाती कि इवेंचुअली दे ऑल यूज्ड टू गेट ब्लाइंड। बड़े आते आते इनकी आंखों की रोशनी चली जाती। पूरे दिन में अंधेरे में काम किया, आंखें जो है बच्चे वो इतना ज्यादा एडजस्ट हो जाती डार्क से, रात हो गई फिर अंधेरा हो गया, सुबह हो गई वापस से अपने फैक्ट्री में चले गए, फिर शाम हो गई फिर अंधेरा हो गया। तो धीरे धीरे करते इवेंचुअल प्रोसेस ये होता था कि एवरीबडी यूज्ड टू क्या कह सकते हैं एवरीबडी यूज्ड टू लूज देयर आईसाइट। लोगों की जो विजन था वो चला जाता था और बच्चे जो थे वो एडल्टहुड तक आते आते अंधे हो जाते थे। अब आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर इतनी ज्यादा कंडीशन जो थी वो बुरी थी। अब यहाँ पर बच्चे वो 2-3 रेफरेंसेस देते हैं, जैसे वो यहाँ पर बताते हैं कि वो यहाँ पर जब मुकेश से वो मिलती है तो मुकेश उन्हें अपने घर लेकर जाता है और बड़ी प्राउडली बोलता है कि आपको पता है कि हमारा घर रेनोवेट हो रहा है। और जब वो उसके घर जाती हैं तो वो उसके घर को देखती हैं कि वहां पे जो घर कैसे हैं। पहली बात तो बच्चे वो शैंटी टाउन था, बड़ा ही ओल्ड सा एरिया था, वो स्टिंकिंग लेन्स थी, वहां की जो लेन्स थी वो वहां बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी उसके अंदर। ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस साथ रहते थे। ह्यूमंस लिव्ड इन प्रिमेवल स्टेट, मतलब बड़े ही गलत गंदे हालों में ये लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, नो वेंटिलेशन, घरों के अंदर भी वेंटिलेशन की कोई वो सोर्स नहीं था, घर के अंदर भी अंधेरा अंधेरा रहता था। ठीक है, उसके अलावा वॉबली डोर्स, घर के दरवाजे जो थे वो आवाज करते थे, टूट सकते थे कभी भी। और आप कह सकते हो कि हैंगिंग विंडोज, और विंडोज जो थी वो भी इनकी घरों की टूटी फूटी सी होती थी। तो मुकेश जब अपने घर लेकर जाता है तो वो उसे अपनी मदर इन लॉ से मिलाता है, मदर इन लॉ, और उसे अपने भाई से मिलाता है और अपने पापा से मिलाता है। और वहां पर वो जाकर ये नोटिस करती है कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ नहीं सॉरी, जो सिस्टर इन लॉ है, शी वॉज दी ओनली लेडी इन द फैमिली जिसे पूरे घर का ध्यान रखना है। एट द यंग एज उसके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जो ये भी दिखाती है कि किस तरीके से विमेन आर सब्जेक्टेड टू प्रेशर, एक्सप्लॉयटेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द एंटायर फैमिली आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर एज।
अब यहाँ पर जब वो इस कंडीशन को देखती हैं, उसके बाद वो एक लड़की के बारे में बात करती हैं बच्चे, जिसका नाम था सविता, और वो सविता के बारे में भी बताती हैं कि वो एक यंग गर्ल है, और वो यंग गर्ल के हाथ जो है ना बच्चे, वो काफी मैकेनिकली वर्क करती है, क्योंकि वो बैंगल्स बनाने में इतनी ज्यादा मशगूल है कि उसके हाथ जो है वो बैंगल बनाने में अपने आप चलते हैं। शी मेक्स द बैंगल हरसेल्फ फ्रॉम हर ओन हैंड, एंड मगर उसको वो कहती है कि शायद से द गर्ल still doesn't know the sanctity of the bangles, basically the auspiciousness of the bangles, कि इन बैंगल्स का क्या महत्व होता है, ये सुहाग का सिंबल है। मगर जब उसकी शादी होगी तब शायद उसको ये चीजें समझ में आएंगी कि what is the symbol of सुहाग, what is marriage and how things take place in life। अब उसके बाद वो यहाँ पर लोगों की इतनी बुरी कंडीशन देखकर लोगों से ये तक पूछती है कि तुम अपने आप को कोऑपरेटिव में अरेंज क्यों नहीं करते, तुम अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर लाने की कोशिश क्यों नहीं करते, व्हाई डू यू ऑलवेज बी इन सच अ सिचुएशन, तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही क्यों जीते हो। तो पहली चीज तो इनके ऊपर डेट बहुत है, उधार बहुत है, ना तो वो कोई तरीका सोचते हैं और ना ही उन्हें कोई रास्ता मिलता है इस ट्रैप से बाहर आने का। ठीक है, तो इस ट्रैप के लिए बच्चे वो इसे विशियस साइकिल बोलते हैं, कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, कि ये लोग जब भी अपने लिए कुछ करने जाएंगे, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स इन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, इनको जबरदस्ती पीटा जाएगा। दे हैव द फियर ऑफ बीइंग बीटन एंड पुट इन द जेल, दैट इज व्हाई दे हैव लॉस्ट देयर होप, और दे हैव अंडरस्टूड कि यही हमारी जिंदगी है, हमें हमारी जिंदगी को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, हमारी जिंदगी में हमें यही चीजें करनी पड़ेंगी, वी हैव टू अग्री विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। और यहाँ पर द विमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट एज द फेट। अब दादी जी जो थी यहाँ पर साहिब के घर के अंदर, सॉरी मुकेश के घर के अंदर, वो यही बताती हैं कि उनके हस्बैंड को उन्होंने अपनी आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा है, और वो कहती हैं इट इज आवर कर्मा, वो कहती हैं ये क्या है, ये हमारा कर्मा है, इट इज आवर डेस्टिनी। ठीक है, वो कहती हैं यही हमारा कर्मा है, यही हमारी डेस्टिनी है, क्योंकि यहाँ पर दे डू नॉट हैव द विल टू चेंज। ठीक है, दे आर, यहाँ पर इनमें विल ही नहीं है, दे आर अनविलिंग टू चेंज। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ होना तो है नहीं, तो इन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद हार दिया है कि भैया हमारी जिंदगी में कोई भी बदलाव आएगा। दे आर अनविलिंग टू चेंज, इन लोगों ने मान लिया है कि नहीं, हमारी जिंदगी इंप्रूव नहीं हो सकती, हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट टू बी एज द फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। तो यहाँ पर एक वो ब्लाइंड वर्क चल रही है, लोग माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे वो बात करती है डुअल ऑपरेशन की। यहाँ पर अनीस जंग बताती हैं कि ये लोग जो है ना, ये डुअल ऑपरेशन फेस कर रहे हैं। डुअल ऑपरेशन कैसे, एक तो बच्चे ये तो एक ये सोशल डॉगमा फेस करते हैं। सोशल डॉगमा कैसे, एक तो ये सब लोग पुअर हैं, ठीक है, तो पॉवर्टी को ये लोग फेस करते हैं। ठीक है, दूसरा ये लोग अपना इकोनॉमिक डॉगमा फेस करते हैं। इकोनॉमिक डॉगमा का मतलब क्या, इकोनॉमिक डॉगमा का मतलब क्या हो गया भैया, इकोनॉमिक डॉगमा का मतलब हो गया कि ये लोग इमोशनली तो प्रेशराइज्ड हैं ही। ठीक है, इमोशनली तो बेचारों के हाल वैसे ही बहुत खराब थे, सोशली तो उनको वो पुअर हैं, तो जिंदगी में वैसे ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ बचे ये जो मिडिलमैन वगैरह हैं, मिडिलमैन हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये इन्हें इतना ज्यादा डरा कर रखते हैं, ये इन्हें इतना ज्यादा पेट्रीफाइड रखते हैं कि ये लोग कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, पेट्रीफाइड ओवर अरेस्ट, ये लोग डरते हैं कि हमारा अरेस्ट ना हो जाए, हमें मारा पीटा ना जाए। तो एक तो बेचारे वैसे ही गरीब, दूसरा इन्हें इकोनॉमिकली भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो ये लोग डुअल ऑपरेशन फेस करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बाहर नहीं आ पाते। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी फैमिली में एक बच्चा ऐसा है जो कुछ बताता है कि यस आई कैन डू समथिंग, क्योंकि मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मुकेश जो है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ही इज डिफरेंट। वो चाहता है, ही वांट्स टू डू समथिंग, तो वो ड्रीम करता है कि वो भी एक मोटर मैकेनिक बने, वो भी लाइफ में कुछ करे। तो जो गैराज है, ऑल्दो वो उसके घर से दूर है, तो वो वहां से वॉक करने की कोशिश करेगा, बट ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर हिज फैमिली एंड ही वांट्स टू गेट अप। तो अभी भी इसके अंदर, मुकेश के अंदर हमें एक रे ऑफ होप दिखती है कि शायद से ये कुछ अलग करके अपने घर वालों की जिंदगी बदल दे। यहाँ पर अनीस जंग लास्ट में उससे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या तुम एक प्लेन उड़ाना चाहोगे, तो जिसके ऊपर वो जवाब देता है कि मैं प्लेन उड़ाना तो नहीं चाहूंगा, मैंने तो कभी सुना भी नहीं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने अभी शायद से कभी फिरोजाबाद से आते जाते कुछ गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन प्लेन आज से पहले कभी भी उसने फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ता हुआ नहीं देखा, तो उसके दिमाग में कभी प्लेन उड़ाने का आइडिया आया ही नहीं। और लास्ट में ये चीज हमें ये दिखाती है कि इंसान जो है उसका दिमाग से वहीं तक चलता है जो चीजें वो अपने आप को देख पा रहा है, अपने आसपास देख पा रहा है, और वो यही ट्राई करता है कि एटलीस्ट वन स्टेप एट अ टाइम, पहले मैं ये अचीव करूं, उसके बाद फिर हम अगले गोल की तरफ भी
देख लेंगे, राइट। आई होप द समरी ऑफ द चैप्टर लॉ स्प्रिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके ऊपर पहला सवाल। सवाल कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, हिज ड्रीम लुक्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ डस्ट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। तो मुकेश बोलता है कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, और ये वो बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है कि मैं सीखूंगा, आप देखना मैं गाड़ी चलाना जरूर सीखूंगा। तो हमारी जो कमला दास कह रही हूँ, सॉरी, अनीस जंग बोलती है कि वो एक मिराज जैसा है, वो एक ड्रीम जैसा है फिरोजाबाद जैसे टाउन के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज जो है ये अनरियल है, ये अनरियलिस्टिक है कि वो इस सपने को कभी पूरा कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है, हर दूसरी फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, ये इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फैमिलीज ने यहाँ जनरेशन बिता दी है इन फर्नेसेस में काम करते हुए, ग्लास बनाते हुए, बैंगल्स बनाते हुए पूरे दुनिया के लिए। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से है। नन ऑफ देम नो कि इट इज इलीगल कि बच्चों को काम नहीं करना चाहिए ग्लास फर्नेसेस के अंदर, इतने हाई टेम्परेचर्स के अंदर, ऐसे डिंगी सेल्स के अंदर जहां पर ना एयर है ना लाइट। और अगर लॉ को पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये 20,000 बच्चे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं इनको इस हॉट फर्नेसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा, जहां पर ये पूरा पूरा दिन अपना वेस्ट कर देते हैं बैंगल्स बनाने के अंदर, जिसकी वजह से बड़े होते होते इनकी आईसाइट खत्म हो जाती है। मुकेश की आईज भी, मुकेश की आंखों में वो रोशनी है जब वो देखता है कि मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि ही प्राउडली सेज कि मेरा घर जो है वो अभी रीबिल्ड हो रहा है। अब इसके ऊपर बच्चे पहला देखते हैं, द सिमिली ड्रीम लुक्स लूम्स लाइक अ मिराज। तो यहां पर बच्चे ड्रीम को क्या बोला गया है, इट लूम्स लाइक अ मिराज। जब हम लोग लाइक और एज का यूज करते हैं तब हम कहते हैं कि हम लोगों ने वहां पर क्या यूज किया है, सिमिली यूज किया है। तो यहां पर उसके ड्रीम को कंपेयर किया गया है मिराज से, एक अनरियलिस्टिक इमेज है। जैसे कभी कभी जो इंसान डेजर्ट में चल रहा होता है उसे ओएसिस दिख जाता है, उसे लगता है कि वाह यहाँ तो ओएसिस है, लेकिन एक्चुअली वहां ओएसिस होता नहीं है, तो वो उसके लिए एक मिराज है, वो उसके लिए एक अनरियलिस्टिक ड्रीम है जो उसको दिखता है। Amidst the dust of streets indicates that his dream was a reality, yet seemed distant. He was lost in the sea of dust, illusory and indistinct, hanging in the dusty air. तो बच्चे ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, यानी इस ऑप्शन में से ए या सी में से कोई होगा। वो एक रियलिटी है yet it seems distant, या फिर it is illusory and indistinct। तो बच्चे वो यहाँ पर उसे मिराज से कंपेयर करती हैं। मिराज कैसा होता है, वो illusory and indistinct होता है, क्योंकि वो ये कहती है कि ये रियलिटी तो है, अभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जनरेशन ऑफ जनरेशन लोग यही करते आए हैं। मे बी मुकेश जैसे और लोगों ने भी सोचा होगा ये सब करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। ये सेंटेंस मुकेश के लिए क्या हाईलाइट करता है कि वो डिटर्मिन्ड था, फियरलेस था, होपफुल था, एम्बिशियस था, वेलिएंट था या स्टर्न था। तो अब आप लोगों को दो वर्ड्स चूज करने हैं उसके लिए। तो बेटा वेलिएंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, और स्टर्न का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा स्टबर्न होता है, जो अपनी बात पे अड़ जाता है। ऑप्शंस में बच्चे आप इसमें ऑप्शंस पे जाएंगे बिकॉज कुछ भी वर्ड लग सकता है। 1 और 5 वो डिटर्मिन्ड था और एम्बिशियस था, ठीक है, ये मैं काउंट करके चल सकती हूँ। अगला है 2 और 4, वो फियरलेस और वेलिएंट था, फियरलेस होने की तो बात ही नहीं थी यहाँ। 2 जहां पर भी 2 है काट दो। 3 और 6 देखो अब सीधा, 3 और 6 कहता है होपफुल और स्टर्न, तो वो ये भी नहीं था। बच्चे वो डिटर्मिन्ड था और एम्बिशियस था कि उसे लाइफ में कुछ करना है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो इस एक्सट्रैक्ट से हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। Children work in badly and poorly ventilated furnaces, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। Children are unaware that it is forbidden by law to work in the furnaces, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, एक स्टेटमेंट में चिल्ड्रन लिखा गया है, यहाँ पर एक्चुअली सब वर अनअवेयर। तो हम एक बार इसको रोक कर चलते हैं, आगे के स्टेटमेंट से पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रन टॉयल इन द फर्नेसेस फॉर आवर्स विच अफेक्ट देयर आईसाइट, बिल्कुल ठीक है कि बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं अपना काम करने के अंदर यहाँ पर, जिसकी वजह से वो लोग अपनी आंखें खो बैठते हैं। फिरोजाबाद एज एमर्ज एज ए नेसेंट प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल्स इन द वर्ल्ड, कि भैया दी ओनली प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री, ये भी ठीक है बिकॉज वो कहते हैं इट लुक्स एज इफ कि वो सबके लिए ही बैंगल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 3, एक सेकेंड लेट मी जस्ट कंफर्म द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेसेंट, एल्स आंसर का मीनिंग गलत ना हो जाए।
ओके, तो बेसिकली फिरोजाबाद इज इमर्ज एज अ नेशनल प्रोड्यूसर। ओके, आप कह सकते हो कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखाती है ग्रोथ का। तो फिरोजाबाद के लोग बेचारे डेट में है, ठीक है, वो लोग उधार में है, गरीबी में है, तो बैंगल इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, फॉर श्योर है, फॉर श्योर। तो ये ही स्टेटमेंट जो है बच्चे ये ट्रू नहीं है विद द रेफरेंस। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि फ्यूचर में कैसे बढ़ जाएगी भैया बैंगल इंडस्ट्री हमें भी नहीं पता, दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। Last question of the MCQs. Every other family in Firozabad is engaged in bangle making indicates that bangle making is the only industry that flourishes in Firozabad. Flourishes तो नहीं, that is present in the Firozabad. mark करके चलते हैं। Entire population of Firozabad is involved in bangle making. Majority of population is in Firozabad is involved in bangle making. Bangle making is the most loved. Loved तो कोई बात नहीं है बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि फ्लरिश ही यही करती है। कहानी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में है। मैंने मेजॉरिटी का ऑप्शन क्यों चूज किया बेटा, क्योंकि और भी तो लोग काम करने वाले हैं, कोई दूध बेचने वाला है, कोई कपड़े बनाने वाला है, तो वो लोग भी चलते हैं, लेकिन दीज आर वेरी लेस प्रॉफिटेबल बिजनेस, वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है बच्चे वो फिरोजाबाद में काम करते हैं। वो कहते हैं एवरी अदर फैमिली, हर दूसरी फैमिली जो है वो यहाँ काम करती है। हर दूसरी का मतलब है मेजॉरिटी, सॉरी हर दूसरी में जो है वो मेजॉरिटी को दिखाती है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों को एक सवाल था मेरा जो इधर रह गया था, ये रहा। Why are the people of Firozabad averse to cooperative movement? वही सवाल आता है कि लोगों ने अपने आप को कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में अरेंज क्यों नहीं किया। तो बच्चे यहाँ पर लिटरेसी, इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी, अनअवेयरनेस और एक्यूट पॉवर्टी जो है उसने लोगों के स्पिरिट को, उनके सोल को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। ठीक है, जो बड़े हो या यंग हो उनमें से कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता। उनको लगता है कि अगर वो कुछ करेंगे तो दे विल इनवाइट द राथ ऑफ द पुलिस। तो यहाँ पर दे विल एक्चुअली हैव दी व्हाट इज दैट पनिशमेंट, कि उनको वो पनिशमेंट ऑफ द पुअर को फेस करना पड़ेगा। दैट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू, इन केस दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव्स, अगर वो अपने आप को कोऑपरेटिव्स में अरेंज करते हैं तो। एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पावर नहीं है जो इन्हें कंट्रोल करे। एंड द नेक्सस ऑफ साहूकार्स, बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो गुट बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है साहूकार्स का, मिडिलमैन का, पॉलिटिशियंस का, ये सब कोऑपरेटिव्स बनने नहीं देते, बिकॉज इन्हें पता है कि अगर कोऑपरेटिव बन गए तो प्रोबेबली फिरोजाबाद के लोग अपने लिए कुछ कर लेंगे, तो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर देम। तो अपने आप को प्रॉब्लम से बचाने के लिए ये लोगों ने, इनके कोऑपरेटिव्स जो थे वो कभी भी बनने नहीं दे, दे डिड नॉट अलाउ देम या दे डिड नॉट वांट देम टू हैव यू नो देयर कोऑपरेटिव्स बीइंग मेड। Okay. What is Sahib looking for in the garbage dump? Why is he? Where is he and where has he come from? तो बच्चे साहिब जो है वो क्लोथ्स, शूज, बिट्स ऑफ मेटल, प्लास्टिक स्क्रैप एटसेट्रा, कॉइन्स, नोट्स, ये सब चीजें जो है और कुछ भी टॉयज, इन सब चीजों को ढूंढता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बच्चा है, वो एक रैग पिकर था। एंड फॉर दीज आइटम्स आर प्रीशियस लाइक गोल्ड, और फॉर हिम ये सारी चीजें जो है वो गोल्ड जैसी प्रीशियस हैं जिनको वो यूज कर सकता था। ही लिव्स इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहता है जो एक स्लम एरिया है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पेरिफेरी में ये एरिया एग्जिस्ट करता है। और वो यहाँ से कहाँ से आया है, वो ढाका से आया है जो बांग्लादेश में था इन द वेक ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर, जिसे बच्चे स्टॉर्म के नाम से हमारे चैप्टर में बोला गया है कि एक स्टॉर्म आया था, एक तूफान आया था जो सब कुछ बर्बाद करके ले जाता है। बहुत जरूरी सवाल, इज साहिब हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल? एक्सप्लेन, या साहिब की लाइफ क्या थी टी स्टॉल पे? तो बच्चे अनीस जंग को उम्मीद थी कि जब वो साहिब आलम से अगली बार मिलेंगी तो शायद से वो उसे एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी कंडीशन में मिलेंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। साहिब खुश नहीं है टी स्टॉल पर काम करके बिल्कुल भी, ऑल्दो उसकी जॉब जो है वो उसको एक फिक्स्ड मंथली इनकम देती है, जो कि एक अच्छी चीज है, 800 रुपए की। उसको ऑल मील्स मिलते हैं कि चलो अब उसका पेट भर रहा है, लेकिन उससे जो उसका बेसिक फ्रीडम था, द प्रिविलेज ऑफ बीइंग केयर फ्री एंड बीइंग हिज ओन मास्टर, ही इज रॉब्ड ऑफ दैट। ठीक है, उसके पास ये ही चीजें जो है वो नहीं है। He doesn't have this freedom now. His life at the tea stall was marked by overwork and burden, and he lost his innocence
इन द रेस ऑफ लाइफ। और बचपन में ही अपनी जिंदगी की इस भागदौड़ के अंदर वो अपना बचपन जो है वो खो बैठता है। राइट, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस वन। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, बहुत जरूरी। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो बच्चे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, दैट इज द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट इज द बिगेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये जो है बच्चे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है इस एरिया की। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज डिसऑर्गेनाइज्ड। पहली बात तो इनमें कोई लीडर नहीं है, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भारी कमी है। बेसिक एमिनिटीज यहाँ पर नहीं है। ये इललिट है, पहली बात तो यहाँ प्रॉपर रोशनी नहीं है। इल वेंटिलेटेड, कोई हवा गर्मी बाहर निकलने का सोर्स नहीं है। ग्लास ब्लोइंग फर्नेसेस हैव डिंगी होवल्स, बेसिकली डिंगी सेल्स, छोटे छोटे स्पेसेस हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, जहां पर चिल्ड्रन और वुमेन पूरे पूरे दिन अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करते हैं। ठीक है, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव आई गियर। अब इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा ग्लास डस्ट उड़ता है कि वो आंखों में लगता है, कोई आई गियर नहीं है इन लोगों के पास। ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कम से कम 12-12 घंटे ये लोग एक जगह पर बैठकर काम करते हैं। बैक बेकिंग पोस्चर्स, इस तरीके से कमर झुका झुका कर कि पूरी बैक जो है वो हमेशा के लिए बेंड हो जाएगी। कॉस्ट देम देयर हेल्थ एंड एजेस देम प्रीमेच्योरली, जिसकी वजह से ये लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, बहुत जल्दी इनकी जो एज है वो खराब सी होने लगती है और दिखने लगता है कि दे आर एजिंग प्रीमेच्योरली। नाउ व्हाट इज आयरॉनिकल अबाउट साहिब्स नेम। तो बच्चे साहिब का नाम था साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन इसके नाम में सब कुछ ही आयरॉनिकल था। बेसिकली जैसा हमने इमेजिन किया वैसा कुछ भी नहीं है। साहिब इज अ पॉवर्टी स्ट्रिकन। ठीक है, ये गरीबी से जूझता हुआ नंगे पैर चलने वाला एक होमलेस रैग पिकर था, जो यहाँ पर गार्बेज डंप्स में अपने काम के लिए, ठीक है, अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था ताकि वो अपना बेसिक सर्वाइवल कर सके, ताकि वो अपना लाइवलीहुड चला सके। उसका नाम जो है उसकी एडवर्सिटी से, उसकी कंडीशन से बिल्कुल ऑपोजिट था। So this was very ironical about his name. We do have another question. Okay, this one. मैंने बोला था ना कि मैं आप लोगों को an army of barefoot boys वाली कहानी सुनाऊंगी ना। This is the second last question. इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर क्लास खत्म है। Explain the use of literary device in the sentence an army of barefoot boys. तो यहाँ पर जितने भी बच्चे नंगे पैर घूमा करते थे उन्हें एक आर्मी से कंपेयर किया गया है। ठीक है, they are compared as the army of barefoot boys who appear like morning birds, जो सुबह सुबह ऐसे लगते थे कि पंछी बाहर आए हैं, लेकिन दोपहर होते थे जब गर्मी हो जाती थी they also used to go back, और दोपहर को गायब हो जाया करते थे। तो यहाँ पर बच्चे सिमिली यूज किया गया है बिकॉज हमने बोला दे आर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये दो लिटरेरी डिवाइसेस के एग्जांपल यूज करती है मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर बेयरफुट बॉयज की आर्मी बोला गया है, एक कलेक्टिव ग्रुप बोला गया है कि ये सारे बच्चे एक आर्मी है। और बेयरफुट बॉयज is a metaphor describing the largeness of the group of leg pickers, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं। ये दिखाता है एक्चुअली द पॉवर्टी ऑफ द वर्ल्ड, पॉवर्टी इन इंडिया। ये दिखाता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं। इवन टुडे आप कहीं पे भी चले जाओ, सर्दी में भी लोग नंगे पैर घूम रहे होते हैं। They appear like the morning birds. ये morning birds जैसे लिखते हैं, यहाँ पर बच्चे सिमिली यूज किया गया है बिकॉज यहाँ पर बच्चों को birds से कंपेयर किया गया है, तो सुबह सुबह निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जाती है अपना वर्म कैच करने के लिए, बेसिकली टू फाइंड समथिंग गुड, टू फाइंड समथिंग प्रीशियस, ये लोग भी कुछ प्रीशियस ढूंढने के लिए निकलते हैं। और दोपहर होते होते तक बेचारों का हाल वापस से खराब हो जाता है कि ये लोग निकलते तो हैं कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं और हाल हो जाते हैं खराब। ठीक है, दे आर कंपेयर टू दी अर्ली चॉपी बर्ड्स दैट आर दी फर्स्ट टू कैच देयर वॉर्म। और उसके बाद जब नून हो जाती है, जब वार्म टेम्परेचर हो जाता है, तो जिस तरीके से बर्ड्स वापस चले जाते हैं, ये बच्चे जो हैं वो भी वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं बिकॉज नंगे पैर कितनी देर तक घूमेंगे। ठीक है, now okay, last question. How does Mukesh's grandmother view the family occupation of bangle making and its poverty? जब वो कहती है it is his karm, his destiny, तो यहाँ पर मुकेश की फैमिली का क्या एटीट्यूड है अपनी सिचुएशन की तरफ। तो बच्चे मुकेश की दादी के लिए बैंगल मेकिंग जो काम है ना उनकी डेस्टिनी है। मतलब बेसिकली वो कहती हैं कि भैया मैं तो ऊपर से ही यही लिखवा कर आई थी कि मैं बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री में काम करूंगी और मेरी जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर दे बिलीव्ड कि देयर वाज नो स्कोप ऑफ
इम्प्रूवमेंट। उनको लगता ही नहीं था कि हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। शी बिलीव दैट हर हस्बैंड्स ब्लाइंडनेस, देयर मिसफॉर्च्यून एंड देयर इम्पॉवरिश्ड कंडीशन, कि उनका हस्बैंड जो ब्लाइंड हो गए थे ग्लास डस्ट की वजह से, उनकी बदकिस्मती कि आज उनके पास पैसा नहीं है और उनकी बुरी कंडीशन, ये सारी प्रीडिस्टिन्ड है, मतलब ये सब भगवान जी से वो लिखवा कर आई थी। शी बिलीव्स कि इट इज गॉड लीनिएज, गॉड गिवन लीनिएज। वो कहती है कि देखो यही भगवान के द्वारा दिया गया है हमारी फैमिली को, एक श्राप है या वरदान, इनके लिए वरदान तो नहीं था, ये श्राप ही था। वो कहती है और ये चेंज नहीं हो सकता। तो बेसिकली वो कह सकते हैं दे गेव अप ऑन देयर कंडीशन। उन्होंने अपनी कंडीशन के आगे बिल्कुल हार मान ली थी कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट हमारी जिंदगी में नहीं हो सकती। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था एवरीथिंग साइलेंटली या विद रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन विद नहीं, साइलेंटली विद रेजिग्नेशन, मतलब उन्होंने मान लिया था कि भैया यही उनकी जिंदगी है, खुद से एक्सेप्ट कर लिया था इन द नेम ऑफ कर्म या डेस्टिनी, कि भैया यही हमारा कर्म है, यही हमारी डेस्टिनी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे हैड नो स्कोप टू चेंज देयर लाइफ, कि नहीं, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, हमारी जिंदगी जैसी है, हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। ठीक है, इसी के साथ बचे हमारे सारे चैप्टर्स, बेसिकली दोनों चैप्टर्स हो जाते हैं यहीं पे खत्म, और हमारा पहला लेक्चर ऑफ द बोर्ड बूस्टर 2.0 कम्स टू एन एंड। आप लोगों को बच्चे कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप लोग मुझे अपने डाउट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और डाउट सेक्शन में बच्चे डाउट्स पूछने के बाद भी अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगी बच्चे कि एक आधा लेक्चर आप लोगों के साथ बीच में लाइव करवा लिया जाए, ताकि आप लोगों को लाइव क्लास का भी एक बेनिफिट एक्सप्लोर करने को मिले। इसी के साथ बच्चों हमारी पहली क्लास हो जाती है खत्म। आई होप आप सब बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगली क्लास के लिए तब तक के लिए बच्चों भैया ऑल द बेस्ट, गुड बाय एवरीवन, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, बाय बाय।